हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई ऐसा केस मुझे याद नहीं पड़ता जो ऐसी शख्सियत है मेरे पास जिन्होंने ना लड़ाओ। भुट्टो साहब हो गए, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हो गई, आसिफ जरदारी साहब हो गए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हो गए, और इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है जनाब। और इन्होंने केस लड़े और मेजॉरिटी केसेस ऐसे हैं जिनमें इन्होंने कामयाबी हासिल की। बाबर अवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज इनके पास एक बहुत बड़ा केस इमरान खान का जो इन्होंने लड़ा और जिस पे बहुत सी क्वेश्चन मार्क्स लग रहे थे और कहा जा रहा था कि शायद इमरान खान साहब के साथ गड़बड़ हो जाएगी कोई, लेकिन ऐसे हुआ तो नहीं। और बाबर अवान साहब को बड़ी जनाब यहाँ पे अप्रिसिएशंस भी मिली। और इमरान खान साहब जैसे आदमी जो अप्रिसिएशन देने भी बड़े कंजूस ने, खैर, लेकिन एनीवेज उन्होंने बहुत अप्रिसिएशंस दी जनाब बाबर अवान साहब को और उन्होंने कहा जी तुमने बहुत अच्छा केस लड़ा। बाबर अवान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। Welcome, sir. Welcome in my office. And it's a pleasure to have you. Thank here. you, sir. You are having me over here. Welcome, sir. Welcome. ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲਾਡਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ? देखिए, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਬਣਦਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਹੈ, ਫੇਵਰਿਟ ਚਾਈਲਡ ਆਫ ਲਾਅ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੋਹਮਤ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਅਨਲੈਸ ਪ੍ਰੂਵਨ ਗਿਲਟੀ, ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਲਾਡਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨੱਸ ਜਾਏਗਾ, ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਜਾਏਗਾ, ਜੱਦੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਛੁਪ ਜਾਏਗਾ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੇਵਰਿਟ ਅਕਿਊਜ਼ ਆਫ ਲਾਅ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ PTI 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਔਰ ਖਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੇਰੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇ। जो कोशिश हो रही थी बहुत दिनों से वो ये कि किसी तरह से पाकिस्तान के लोगों को इस तासुर में मुब्तला कर दिया जाए ताकि जो दूसरी पार्टियों से लोग शामिल हो रहे थे, एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो शामिल होने वालों की, इस वक्त भी 3-4 दिन पहले की मीटिंग में उन्होंने मुझे बताया, जो आना चाह रहे हैं। तो इंतज़ार ये करवाया जा रहा था कि किसी तरीके से ये तासुर दिया जाए कि 3 जगह में से सुप्रीम कोर्ट तो तकरीबन क्लियर था कि उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का कोई केस नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो तौहीन अदालत के इख्तियारात के हवाले से हमारा स्टैंड था और उसके खिलाफ 3 मुकदमात थे। दैट वाज अ वेरी ट्रिकी प्लेस कि वहाँ से अगर किसी को टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट भी सजा हो जाए, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी का आपने नाम लिया, उनको भी इतनी सजा हुई थी, तो दैट इज़ अ कन्विक्शन। और फिर उसके बाद ये था कि देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, जिनके वेटिंग के दौरान ही पता लगा कि in the making and waiting. Why are you so confident? Yes, I'm so confident because he's the real opposition, and every opposition leader under the parliamentary system, he's the prime minister in waiting. और जो इस वक्त हालात है, मूड है कौम का और पब्लिक का, वो है प्राइम मिनिस्टर in the making इंशाल्लाह। अच्छा, yeah. You're being very optimistic, you know. No, I'm being very realistic. Realistic, okay. आपको पता ही है मैं लोगों में ही होता हूँ। मैं तो नीचे से उठा हुआ आदमी हूँ, वर्किंग क्लास से। तो नहीं, इसलिए कोई डाउट नहीं, you're a self-made person जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पाकिस्तान ऐसी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ कोई भी सेल्फ मेड ऊपर जा सकता है, मेहनत करे, तवज्जो करे। लेकिन आपसे मोहब्बत भी बहुत है लोगों को, और जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में यू हैड बीन फेसिंग हीट फ्रॉम द जुडिशरी आल्सो। बड़ी मोहब्बत सी ताड़ना चीफ जस्टिस साहब ने, क्यों, वजह क्या, व्हाट वाज द रीजन? उसकी रीजन उनको पता थी कि मुझे सब कुछ पता है। उसकी रीजन एक ही थी, सिंपल। तुसी दाइस हो? हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा। उनको एग्जैक्टली पता था कि मुझे एग्जैक्टली पता है वो क्या कर रहे हैं। और मैंने तो जिस दिन फैसला हो रहा था कि उनको बहाल किया जाए, आई अपोज्ड इट। मैंने कहा एक सियासी आदमी है, इदारों के पीछे लगा हुआ आदमी है, कमर जमान से लेके, और कोई सेक्रेटरी उसने नहीं छोड़ा, कोई पॉलिटिशियन नहीं छोड़ा, खवातीन को वो ब्लैकमेल करने वाले मुकदमात उनके खिलाफ बनाता था, और उसने इस तरह का माहौल पाकिस्तान में पैदा किया जिससे इदारे पे एतमाद उठ रहा था। अच्छा, मुझे कोई झगड़ा किसी के साथ उन समेत नहीं था। मेरा स्टैंड पॉइंट ये था कि जब एक जज वो ट्रक पे चढ़े, एक तरफ
इमरान खान बेशक खड़े हों, दूसरी तरफ चौधरी निसार बेशक खड़े हों, तीसरी तरफ काजी हुसैन अहमद साहब फर्ज करें खड़े हों, चौथी तरफ कोई और खड़ा हो, दरमियान में वो विक्ट्री का निशान बना रहा हो, इज नो मोर अ जज। वो जज नहीं रहा, उसको नहीं बहाल करना चाहिए। आज भी आप जाएं तो दफ्तरों में लोगों ने उसको लड्डू खिलाते हुए और लड्डू खाते हुए लोगों ने फोटो लगाए। ऐसा आदमी जज नहीं हो सकता। फिर मेरा ये भी स्टैंड पॉइंट था जिसपे बहुत ज्यादा मेरे साथ झगड़ा किया गया। मैंने कहा कि जज को मुर्दाबाद कहना तो इन्हें अदालत है, उससे पहले जिंदाबाद कहना तो इन्हें अदालत है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने एक पार्टी बनाई हुई है वकीलों में या पब्लिक में जो उसको जिंदाबाद कहते हैं। तो दुनिया में कौन सा ऐसा शख्स है जी, बड़ी बड़ी होली शख्सियात 100% किसी पे भी इत्तफाक। So he was not neutral, that's why you said कि वो न्यूट्रल नहीं रहे। Not at all. Not, और मैंने मुखालफत की बड़ी शदीद किस्म की। नहीं, बहाल नहीं होना सी तो देन इशू बन गया था ना, there was a movement on the roads। उस पे भी जी बड़े सवाल हैं। रोड पे वो कम थी और इन रोड्स पे ज्यादा थी। अच्छा वो इन रोड्स जो थी, और एक झूठा फोन सदर भी जिंदा है साबिक, वो और 3 लोग और थे और चौथा मैं था। एक अच्छा फोन हुआ ही नहीं था? कोई फोन नहीं हुआ। फलाने ने बताया कि फलाने को फोन हुआ है। जब फलाने ने बताया कि फलाने जर्नैल ने फोन कर दिया। मैंने कहा यू आर द गवर्नमेंट, यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, यू आर द हेड ऑफ द स्टेट। ये क्या हुआ कि फलाने ने फलाने को कहा कि मैंने फलाने को फोन किया इसलिए फलाने को बहाल कर दो। नहीं, इसीलिए आपको वहाँ पे ना इश्यूज आए थे इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में, आपको पता चल जाता था सारी चीज़ें, है ना। अच्छा ये भी पता था आपको आज जो केस चला तो बड़ा हेक्टिक रहा आपका। इमरान खान साहब यू नो एट टाइम्स हमने देखा कि वो इमरान खान साहब थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, यूज्ड टू लाइक कम आउट ऑफ द कोर्ट एंड व्हाट एग्जैक्टली वाज हैपनिंग देयर? मेरे ख्याल में नहीं हुए कभी भी, मेरे मौजूदगी में तो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुए। मैंने उनको 2 मुश्किल जगह, एक तो वही है जिस दिन हम बैठे वो भी तकरीबन 3 घंटे लगे, और इलेक्शन कमीशन ने जो चार्ज था फ्रेम किया वो मेरे हाथ में पकड़ाया। उन्होंने कहा जी ये चार्ज है, कहेंगे जवाब दें इसका। और फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि यू ओ अस अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, आप हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, आप हमारी तरफ भी जिम्मेदारी है। फिर मैंने वो जिम्मेदारी अदा की कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो इटसेल्फ इट्स एन इंस्टीट्यूशन, इदारा होती है, उस इदारे के दरमियान और वो इदारा जिसका सियासी जमातों के साथ चोली दामन का ताल्लुक है, उनके इलेक्शन वो करवाता है, उनके अहदेदारों को रेगुलेट करने का पाबंद है, उनकी फंडिंग को देखता है, और उनके दरमियान वो रेफरी का किरदार अदा करके इलेक्शन करवाएगा। फिर कौमी और नेशनल असम्बली के और सेनेट के और लोकल बॉडीज के उनके दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए। दैट वाज माय इंटेंशन। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हो गई। उस दिन भी देखिए मशवरे होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं पार्टी में, टीम में हर तरह के ख्याल रखने वाले लोग होते हैं। कुछ कहते हैं बिल्कुल लड़ाई करनी चाहिए, कुछ कहते हैं बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन आई ऑलवेज फाउंड हिम लिसनिंग एवरीबडी एंड देन कमिंग टू द राइट कंक्लूजन। और ये भी जो था ये काफ़ी लंबे अरसे तक इस पर बहस होती रही कि इस केस में जिसमें इमरान खान साहब पेश हुए, बाकी जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका ताल्लुक पीटीआई से हो या किसी और पार्टी से, वो पेश ही नहीं हुए। उन्होंने कहा ये फॉल्स केसेस हैं, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ही पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन है, तो इसको हम रिजेक्ट करते हैं। एक तरीका ये भी होता है। अच्छा ये पहली बार नहीं हो रहा राना साहब, आप बड़े पुराने सहाफत में, नवाज शरीफ साहब का जब ट्रायल हुआ था अटक के किले में तो उन्होंने बायकॉट नहीं किया था। उससे पहले शहीद भुट्टो ने, जब हद हो गई उनको ना सुनने की, हद हो गई उनके लिए कटाड़ा एक कोर्ट रूम के अंदर हाई कोर्ट में बना दिया चीफ जस्टिस जो दुश्मन था, जब उनके वकीलों पे हमले शुरू हो गए, उनके वकीलों को इतना मजबूर किया था, डीएम अवान साहब उनके वकील थे, शाह साहब थे सरगोदे वाले, और फिर अटॉर्नी जनरल जो थे याया बख्तियार साहब वो भी रहे, मजबूर कर दिया गया कि वो उनको छोड़ के भाग जाएं। वो हालत थी जब उन्होंने ये कहा कि मैं इस ट्रायल का बायकॉट करता हूं। तो ये तो पहले भी होता रहा, लेकिन जिन लोगों ने किया बायकॉट, इमरान खान साहब का जो सोच है मैं आपसे शेयर कर सकता हूं ऑनेस्टली। वो सोच ये है कि हमें अपने इदारों को स्ट्रॉन्ग करना है, इसलिए सारी जगह सब कुछ फेस करना चाहिए सबको, इसलिए वो आए। डू यू सी एनी, आई एम गोइंग टू जद्दा नाउ प्लीज। ठीक है, नहीं तुसी तो मन भेज रहे थे चक्कर ही, मैं से गली बाती जा रहा सर। What exactly do you think happened in Jeddah? जद्दा में 2 काम हुए। एक तो पाकिस्तान की बहुत जबरदस्त किस्म की बेइज्जती हुई है इस खानदान के हाथों दूसरी दफा। Why? आप क्या इसको, They were given respect. They were given like aircrafts. शहबाज शरीफ साहब को एयरक्राफ्ट आया, स्पेशल एयरक्राफ्ट लेके गया, इस पे क्या बेइज्जती हुई? देखिए पाकिस्तान की दूसरी दफा बेइज्जती हुई। पहली दफा तब बेइज्जती हुई एक ऐसा शख्स जो अपने आप को कायद आज़म सानी कहलाता हो, एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान में शेर कहलाए,
वो जब बादशाहों के दरबार में पहुंचे तो म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर दे, बिल्ली बन जाए। वो शख्स माफी मांगता है यहाँ जनरल मुशर्रफ से, लिखा हुआ माफीनामा देने के बाद वो शख्स उनको कहता है जहाज भेज दो और मुझे ले जाओ। ये जो एंटेबे पे जब हमला हुआ था उसके बाद जो अफ्रीका के अंदर एक बागी लीडर हुआ करते थे, बेचारे फौत हो गया, उन्होंने भी इस तरह की माफी नहीं मांगी। जद्दा तो वो भी भाग के आए थे, लेकिन इस तरह की माफी उन्होंने भी, मैं ईदी अमीन की बात कर रहा हूं, नहीं मांगी थी। दुनिया में मिसाल नहीं थी कि मैं सियासत से तौबा करता हूं, मेरे पिछलियां दी भी तौबा, मेरे अगलियां दी भी तौबा, मेरे कट्टियां बच्चियां दी तौबा, मेरे देगचियां ते मेरियां बावरची खानियां दी तौबा, मेरे शेफ दी तौबा, मेरे गार्डां ते मेरे चौकीदारां दी तौबा, सब कुछ छोड़ के वो बंदा भाग जाता है। और मेरे कारकुनों को आपको याद है पिंडी में, आप नाम ले लें जिस मर्जी कारकुन का, और इस्लामाबाद में जिसका नून लीग का जो कारकुन उस वक्त गिरफ्तार हुआ, अब सेनेटर चौधरी तनवीर से जहां तक मर्जी जाए, सबके केसेस मैंने लड़े। और अक्सर केसेस ऐसे मैंने लड़े जिनमें मैं अपना पेट्रोल डाल के मासूम कारकुनों के लिए जाता था। उनमें से एक मेयर भी, अब बेशुमार दूसरे लोग एमपीएस भी बने और एमएनएस भी बने। जो असल इशू था वो ये था कि क्या आपको पाकिस्तान के अंदर अपने लोगों पे एतबार नहीं रहा कि आप लोगों के साथ खड़े होके अपनी बका की जंग या मुल्क की बका की जंग या अपने खानदान की जंग या अपनी कौम की जंग नहीं लड़ सकते? ये तो इट वाज अ नो कॉन्फिडेंस। और इतना बड़ा नो कॉन्फिडेंस कौन था जो नहीं लेने के लिए तैयार था? इससे पहले जब शहीद भुट्टो के खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो रही थी उस वक्त हर आदमी लेने के लिए तैयार था। कौन कौन था जिसने नहीं कहा? जनरल असलम बेग ने अपने इंटरव्यू में कहा है जनरल जियाउल हक साहब के बारे में कि वो कभी बख्शे नहीं जाएंगे। जब इंटरव्यूअर ने पूछा कैसे, तो उन्होंने कहा जी उन्होंने मक्के में हरम शरीफ में बैठ के फलां फलां हुक्मरान से वादा किया कि मैं फांसी नहीं दूंगा। इसके बावजूद वो खड़े रहे ना जी अपने लोगों के साथ। तो इससे बड़ी बेइज्जती किसी की क्या हो सकती है कि जब मुश्किल वक्त आए उसको एक दरवाजा बादशाह का खुला नजर आए, जहां वो झुके, कोरनश बजा लाए, आदाब करे, तस्लीमात आगे से हूं या ना हो, 7 दिन वो बैठा रहे, उसके बाद उसको वापसी के लिए जहाज मिल जाए और वो टोल बजाना आवे जी, कमाल कर दिया जी, मैंने कमाल। मैं तो इसको कमाल नहीं समझता। देखिए सऊदी अरब की बात नहीं है, अगर आपके लिए कुवैत करे तो तब भी ऐसा ही है, कतर करे तो तब भी ऐसा ही, हमारे अदरवाइज सारे बरादर इस्लामी मुल्क हैं, हमें किसी से कोई तारुज नहीं है। लेकिन आप यहां होते हैं जब, तो कमाई के लिए पाकिस्तान आपकी फिर चरागाह हुई ना जी। पैसे रखने के लिए आपको लंदन अच्छा लगता है, कमाने के लिए पाकिस्तान अच्छा लगता है, हुक्मरानी के लिए आपको पाकिस्तान अच्छा लगता है, माफी मांगने के लिए आपको जद्दा अच्छा लगता है। आप कहते हैं कि मैं इन 5 जजों का फैसला तस्लीम नहीं करता, और अभी आपके इस ऐलान की आवाज डूबी नहीं होती मगरिब की अजान से पहले, आप कहते हैं कि अब फैसला जद्दा की सड़कों पे होगा। ये 6 दिन सिर्फ एक डोल बजाया है मरियम साहिबा के जो सोशल मीडिया है उसने, कि जी डील हो गई, वापसी हो रही है। डील कोई नहीं हुई। पहला काम तो ये मैं समझता हूं कि दिल आजारी हुई है पूरी कौम की, और तौहीन हुई है पाकिस्तान की सियासत और पार्लियामेंट और आइन की और इदारों की। दूसरा ये हुआ कि इनसे जो मेरी इतलात हैं कुछ दिनों में जाहिर हो जाएंगी, इनको कहा गया है कि आपका जो बिजनेस है वहां पे आप बंद करें। फिर मेरी इतला ये भी है कि एक वजीर के जरिए से पैसे पाकिस्तान में बहुत सारे इन्वेस्ट हुए हैं, बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टी के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कई कई जिलों में फैले हुए हैं, और इसलिए उस वजीर को भी साथ ले जाया गया था। गुफ्तगुएं इस तरह की हुई हैं। और फिर ये कर्टेसी है, वजीर साथ एक ही गया था। आप जानते ही हैं जाने से पहले उसने जो ट्रंप ने ट्वीट किया ना, वही उसने लफ्ज बोले थे। कौन था? उसने कहा कि फौज में कुछ ऐसे, यानी ये लफ्ज उसके नहीं थे, लेकिन कि जी हमारी आर्मी में ऐसे लोग हैं जो आर्मी चीफ की भी बात नहीं सुनते। ये कौन सा वजीर था? मुझे नहीं पता, मैं टीवी कम देखता। अब सवाल होंगे, आपने ट्रेन चला दी। आपने इमरान खान को वजीर आजम कैसे बना दिया? हाउ कैन यू से दैट? इट्स लाइक यू नो, अभी तो यहाँ पे तो रोज की सियासत चेंज होती है इस मुल्क में, रोज नई सियासत होती है, रोज नया यहाँ पे रुख आता है, रोज नई डेवलपमेंट होती है। इमरान खान को इतनी जल्दी आपने वजीर आजम कैसे बना दिया? देखिए, 2 मैं उसकी बुनियादें हैं। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, मैंने कैसे कह दिया, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके सवाल की ताबेदारी करके जवाब पेश करूँ आपकी खिदमत में। पहला, जो पिछला इलेक्शन था वो रिग्ड था। 22 सियासी जमातों ने, 2 ने नहीं, 22 सियासी जमातों ने, जिनमें नवाज शरीफ साहब खुद भी शामिल हैं, सब ने कहा कि ये रिग्ड इलेक्शन था। फिर 4 हलकों की बात की इमरान खान ने जब वो धरने पे जाने लगे। वो 4 के 4 हलके खुले, उनमें से 3 में मैं वकील था, और उन सब हलकों में से जो सबसे कम जिसमें धांधली हुई थी, वो पता लगा कि 1,29,000 वोटों के शनाख्ती निशान नहीं मिलते।
आपस में। ये वो इलेक्शन है जिसके बारे में चौधरी निसार अली खान ने एज इंटीरियर मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर खड़ा होकर कहा कि 70 से 80 हजार तक मुख्तलिफ हलकों में नहीं, सारी जगह पे वोट हम ट्रेस ही नहीं कर सकते ये पोल हुए हैं नहीं हुए, इसलिए कि अंगूठे नहीं मिलते। ये जब नादरा पे सवाल उठाया गया, यू रिमेंबर सर। अब इसका एक और पहलू है जो इसको स्ट्रेंथन करता है, जो कुछ मैंने कहा वो ये था कि कराची में अभी अनीस एडवोकेट साहब के इंटरव्यूज आपने देखे, इनसाइडर हैं, वो लंदन बैठे हुए थे उस वक्त एमक्यूएम की जो सरबराह था उसके साथ, और वो कहते हैं जी कराची में इमरान इस्माइल को भी हराया गया, और वो कहते हैं कि कराची में फलां को भी हराया गया, फलां को भी, उन्होंने 5 सीटें उन्होंने कहा कंफर्म जीती हुई, और साथ उन्होंने ये कहा कि फारूक सत्तार साहब ये उनके बकौल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे कि मैं हार गया, उनको कहा गया ठहर जा रहा, अभी तुम्हें कोई शिकस्त तस्लीम करने की जरूरत नहीं है। इन हालात में जो इलेक्शन रिग्ड था, व्हाट्स न्यू अबाउट इट? ये हमेशा होता है? नहीं, हमेशा इस तरह नहीं हुआ। हमेशा एक पार्टी कहती रही है, हमेशा एक अलायंस कहता रहा है, हमेशा एक साइड कहती रही है। पहली दफा 22 पार्टियों ने कहा। अब वो जो रिग्ड इलेक्शन था उसके बाद एक पीपल्स एम्पावरमेंट की मूवमेंट चली है, जिस तरह 86 में शहीद बीबी ने चलाई थी, 70s में हमसे पहले तो साहब ने चलाई थी। पीपल एम्पावर मूवमेंट सबसे बड़ी, इसलिए ये मैं इसको कहता हूं कि इसमें टूल नए आ गए थे, पहले ये टूल्स मौजूद नहीं थे। अच्छा, मुझे इसकी डिटेल चाहिए होगी, मैं एक ब्रेक ले लूं, एक कंपल्शन है वो पूरी कर लें, ब्रेक ले लें, कोई इश्तिहार भी चलाने होंगे ना, तो पूरे कर लिए फिर उसके बाद आते हैं जी, छोटी सी ब्रेक, और बाबर रहमान साहब मेरे साथ। बाबर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और कुछ सवालात ऐसे हैं जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले इनसे कर रहा था, उसी को ज़रा कंटिन्यू करूंगा। बाबर साहब, you are very optimistic and you think Imran Khan is going to make it. At the very same time you agree with this thing कि day to day politics होती है इस मुल्क में. So how come you are so sure about all these things? अब हलीत ते पिंड वसिया ही नहीं। पहली पिंड वसिया है, नाल उचके भी नस गए पिंड चों। अच्छा, रास्ते जेड़े you think नस गए ने? नस गए, कित्थे नस गए? Absolutely no doubt about, जो मर्जी करन, इसको पंजाबी च कहते हैं शब शबा। अच्छा, ये शो केसिंग इनके पास रह गई है, बाकी कुछ नहीं। अंडर एस्टिमेट कर रहे हो शरीफ ब्रादर? मैं बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। मुझे याद है जब हमारी गवर्नमेंट थी तो 28 लोगों के पास में एमपीएस थे जो सिटिंग, उनके पास में वोट लेने के लिए गया, मैं नाम नहीं लेता, पूरा ग्रुप था। उन्होंने कहा जी हमारी दूसरी तरफ बात हो गई है, हम सिर्फ 1 साल के लिए रुके हुए, हमने आखिरी फंड लेना है। ये जो 94 अरब रुपया अब बांटा जा रहा है ना जी, ये उसके लिए कुछ लोग रुके हुए हैं, जो रुके हुए हैं बेशुमार लोग। मैंने आपको पहले भी बताया था कि खान साहब से अभी कोई 4-5 दिन पहले की मीटिंग में उन्होंने बताया कि फला लोग आ रहे हैं, बहुत कितने बंदे आ रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद, बड़े नाम बताएं। मैं ये उनका राइट है, इसलिए प्राइवेट चलो इतना हिस्सा मैं बता सकता हूं। मैं अपना सवाल वापस लेता, बड़े नाना दसो मन इतना दस दो कि बड़े बड़े नाम जो है कितने हो? मोस्टली पंजाब में से बहुत बड़े, कितने नाम? बड़े बड़े नहीं छोड़े, रियल बड़े भी हैं, रियल बड़े भी हैं। नहीं मैं नाम पूछ ही नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूं कितने फिगर्स। बहुत है। मैं क्यों मोहतात करूं उनको, कह के आपको याद है पीर अमीरुद्दीन सियालवी साहब ने ऐलान किया था जो पैरी पै के जाके उन्होंने मिन्नता करके रोक ले 2-4 उन्होंने। अच्छा, दूसरा जो उसकी दूसरी वजह है वो ये है कि पाकिस्तान की लोग 3 हवालों से पहली दफा सेंसिटाइज हुए हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल आप लोगों का भी, जो इंडिपेंडेंट मीडिया और आप जैसे सहाफी हैं। पहला ये कि लोगों को पता लगा है कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या, हमारे पैसे किस तरह से चोरी होते हैं, यहाँ से बाहर ट्रांसफर होते हैं, फिर वो वाइट होते हैं, फिर वो वापस आते हैं, और चरागा ये समझ के यहाँ से ले जाके 3-3, 4-4 मुल्कों में घुमा के पता लगता है कि एफजेडी में जो पैसे आए हैं ये वही हैं जो पहले दिन वहां से शुरू हुए थे, लाहौर से चोरी होना शुरू हुआ। ठीक है। दूसरा ये है कि आप गांव में भी किसी से बात करें, मैं एक दिन मेरा पूरा गांव में होता है, जिससे बात करें वो आपको 2 बातें जरूर कहता है। आज एक वजीर आया हुआ था तमाशा देखने के लिए, और पर तमाशा ना हुआ, जहां हमारी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जहां वजीर दाखिला साहब की इज्जत अफजाई हुई थी इसी गवर्नमेंट के, वहां वो आया हुआ था। वो आगे मीडिया से बात कर रहा था तो सजाए मौत के कैदियों की जो वैन दहशत गर्दी के मुकदमे सुनवा के जा रही थी, वो सारी पूरी वैन ये मीडिया ने दिखाया, नारे लगा रही थी गो नवाज गो। अब ये जो सेंटिमेंट है जेल में, जाहिर है वहां तो एक दुनिया ही और है, वहां का एक छोटा सा नाउज बिल्ला खुदा होता है अंदर जो जेल का जेलर होता है, और आपको पता है किस तरह के हालात होते हैं। इसके बावजूद वो भी अपने सेंटिमेंट में काबू नहीं रख सके। जो हथकड़ियों में, जो बेड़ियों में, जो जंजीरों में, जिनके ऊपर बंदूक तान के खड़े लोग हैं। इसलिए ये दूसरा इसका मैं सिंबलिज्म समझता हूं। तीसरा सिंबलिज्म ये है
कि क्या पाकिस्तान के लोग स्टेटस को चाहेंगे? 10 साल से बैठी हुई शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट वो वापस लाना चाहेंगे, क्यों? वो नवाज शरीफ साहब की 36 साल से बैठी हुई गवर्नमेंट वापस लाना चाहेंगे, क्यों? पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, व्हाई नॉट शहबाज शरीफ? व्हाई हिम? व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? कमाल करते हैं आप, 14 कत्लों का नामजद मुलजिम जिसके ऊपर मुकदमा हदेबिया तो खत्म हो गया, चलना नहीं खत्म हुआ, हदेबिया तो खुल गया। कैसे खुल हम गया? 4 तारीख को भी कुछ तफसीलात इमरान बताएंगे कौम को। जो खुल गया वो इस तरीके से कि हदेबिया के हवाले से एक एप्लीकेशन गई थी जिसकी डिसमिसल के साथ ही ये ऑप्शन नैब के पास खुल गया है कि वो आइन के आर्टिकल 13 को पढ़े और ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 403 को पढ़े। इन दोनों में लिखा हुआ है कि वो केस नहीं खुल सका जो प्रोसिक्यूट हो, यानी जिसका मुकदमा चले, प्रोसिक्यूशन हो, जिसमें फर्द जुर्म लगे, जिसमें गवाह आए, एक आए या आधा आए, और उसके बाद उसका फैसला हो, या जिसमें पनिशमेंट हो और या एक्विटल हो, वो मुकदमा फिर बरी हो या उस मुकदमे को फिर सजा याब किया जाए मुलजिम को। ये तो कभी चला ही नहीं, एक दिन भी नहीं चला। क्या होगा? क्या व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस केस? फ्यूचर ऑफ दिस इज दैट इट्स गोइंग टू ओपन, आई एम श्योर। आप क्लिप संभाल लीजिएगा, ओपन होगा। आप कह रहे हैं हुदैबिया जो है रीओपन होगा? जी ओपन होगा, अभी तो ओपन ही नहीं हुआ ना। अच्छा, अभी ओपन ही नहीं अच्छा, हुआ। ओपन होगा। अच्छा, उसका एक तीसरी वजह भी मैं बता देता हूं। जो मैं कह रहा हूं, ये मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है या मेरी कोई सियासत की बात नहीं है, ये मैं कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेन पाकिस्तान का वो बता रहा हूं कौम के सामने आपके जरिए से। तीसरी वजह इसकी ये है कि जब हदेबिया का केस शुरू हुआ था, उस वक्त किसी जगह दूर दूर तक लोगों को पता नहीं था कि पनामा भी कोई जगह है जहां ये पैसे हदेबिया की चोरी करके लंदन से घुमा फिरा के कंपनियों के जरिए से पनामा में इनको पार्क किया गया। अब वो खुल गया। ये फैक्ट्स 2000 में आया था, ये जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में ये केस सामने आया था। उस वक्त ये फैक्ट्स सामने नहीं थे। अब न्यू फैक्ट्स हैं, न्यू एविडेंसेस हैं, जेआईटी की अब रिपोर्ट है। अब तो वो कुछ सामने आ गया जो किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। मसलन किसको पता था इसाक डार साहब के इतने पैसे? मसलन किसको पता था कि नवाज शरीफ साहब के बेटों ने सिर्फ लंदन में, वो कहते थे ना मैं पढ़ने के लिए रहता हूं, वो कहते थे मैं मजबूर हूं, किराया मेरा घर से आता है, वो कहते थे मुझे नहीं पता इसका मालिक कौन है। पता ये लगा कि वो मिडिल ईस्ट में भी जायदादों के मालिक हैं। इससे पहले किसी को पता था अजीजिया की, एक हमको पता था जद्दा में कोई इन्होंने मिल लगाई है जब जनरल मुशर्रफ साहब की कर्टसी से बाहर गए, पता लगा अजीजिया में भी, पता लगा कि ये कुवैत में भी हैं, पता लगा ये कतर में भी हैं, पता लगा ये दुबई में भी हैं। अब तो और निकलना है। अच्छा, ये जो लल का पीरियड है, ये 4-5 महीने का, जिसमें कहते हैं ना हदेबिया बंद हो गया, 4-5 महीने से ज्यादा ना कोई रोक सकता है। जो मॉडल टाउन के कत्ल में शहबाज शरीफ का नाम आया है, वो मेरी और आपकी वजह से नहीं आया, किसी और की वजह से नहीं आया, नजफी कमीशन रिपोर्ट में वो नाम आया। और फिर जो वहां का लॉ मिनिस्टर है, आउट लॉ मिनिस्टर, उसका भी नाम है। उस पर जाता हूं मैं, मुझे उस पर तफसीलन आपसे राय लेनी है कानूनी। मुझे ये बताइए कि ये जो MLAs लिखे गए थे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए, जो खतूत लिखे गए थे मुख्तलिफ ममालिक को, 21 ममालिक को, 21-22 ममालिक को, उसमें से 18 ममालिक ने तो जवाब ही नहीं दिया था कि मियाँ साहब की जायदाद कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। वो कहाँ पर स्टैंड करती हैं चीज़ें? क्योंकि JIT ने भेजे थे ना MLAs, तो वो तो उसके जवाब ही नहीं आए। और जवाब अगर नहीं आए तो वो कानूनी हैसियत उसकी क्या है? नंबर 1। नंबर 2, अगर जिन 2-3 ममालिक ने जवाब दिए थे उनकी कानूनी हैसियत। देखिए, 4 मुल्क हैं जो रेलेवेंट थे फॉर द पर्पसेस ऑफ हदेबिया और बाकी केसेस। एक था कतर जिसने जवाब दे दिया, ठीक है। दूसरा था दुबई जिसने जवाब दे दिया, ठीक है। तीसरा था सऊदी अरेबिया जिसने जवाब दे दिया, चौथा था लंदन जहां से बहुत सारी चीजें आई हैं। और इसी हफ्ते में खबर चल रही थी कि जो एहतसाब का इदारा है वो एक सप्लीमेंट्री रेफरेंस नए शवायद के ऊपर लेके जा रहा है, और नए शवायद पे सप्लीमेंट्री रेफरेंस ले जाने की, जिसको ततिमा चलान तुसी जिसको पंजाबी कह लो, देहाती जुबानी लोगों ज्यादा समझ आएगी, वो ले जा रहे हैं। और एक और चालान जो है वो ले जा सकते हैं। इसलिए ये जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के बाकी जिस डेस्टिनेशन के ऊपर इन्होंने खत लिखे हुए हैं या इनके राब्ते हैं या जो मुतलका इदारे तफ्तीशी वो जा रहे हैं, यही बात तो मैं कह रहा हूं कि जब ये 4-5 महीने गुजरेंगे, एक गवर्नमेंट आएगी 90 डेज की, उस गवर्नमेंट में तो कोई रोकने वाला नहीं होगा ना जी किसी को कि आप बिल्कुल भी इनको ना पकड़े। यानी पंजाब केयर टेकर गवर्नमेंट तो बननी उसी वक्त है ना जी। एक तो अपोजिशन मिलके बनाएगी और हुकूमत मिलके बनाएगी केयर टेकर गवर्नमेट, तो उसमें बन गई ना। नहीं, लेकिन उसमें क्या कौन रोक, मतलब आप कह रहे हैं कोई नहीं रोक सकता उसमें? क्यों नहीं रोक सकता? इसलिए कि पुलिस क्या, केयर टेकर के भी ये गुलाम होंगे पुलिस वाले। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनेगी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तो सिर्फ नाम आएंगे। ऑपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के बनाती है ना, यही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि ऑपोजिशन लीडर और आउटगोइंग लीडर ऑफ द हाउस दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है। लेकिन
आपने क्रेडिबल इलेक्शन कराने अगर तो बाकियों से मशवरा नहीं होगा, अगर उसको कौन मानेगा, फिर चैलेंज होएगा, ये गवर्नमेंट भी चैलेंज हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसलिए कि दो मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 90 दिन के अंदर अंदर उसका जवाब दे देगी, क्यों नहीं फैसला दे देगी? एक हफ्ते में दे सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बल्कि मेरी तो मैं गुजारिश सुनिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हुकूमत और ऑपोजिशन मिलके बनाएगी केयर टेकर गवर्नमेंट, और अगर वो बन जाती है तो उसको कैसे आप उसको जाके, ये एक पहलू है ना राना साहब। इसका दूसरा पहलू ये है कि वो फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट और इन अकॉर्डेंस विद लॉ इलेक्शन कराएंगे। अगर वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अगर कोई पीपल्स पार्टी का बन जाता है या नून लीग का बन जाता है, काबिल कबूल नहीं है। कैसे काबिल कबूल है? वो केयर टेकर वो होगा जो गैर जानिब, आप हो तो काबिल कबूल हो सकते हैं, गैर जानिबदार आदमी जिसका सियासत है, मैं कैसे काबिल कबूल हो सकता हूँ? मेरी तो एक पॉलिटिकल पोजीशन है, मेरी एक पॉलिटिकल पार्टी है, मेरी पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, स्ट्रगल है, मैं कैसे काबिल कबूल हो सकता हूँ? इसलिए इसमें दो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, एक नैब के चेयरमैन के हवाले से फैसला है और दूसरा फैसला नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी पीजीए के हवाले से फैसला है। आपको याद है चौधरी निसार साहब उसमें पिटिशनर, आज दूसरी दफा उनका नाम आ गया आज की गुफ्तगू में, कान बड़े याद आ रहे हैं। जी जी, वो थे ना पिटिशनर उसमें, जी जी थे, और वो उसमें फैसला आया हुआ है पहले ही। और अब अगर कोई ये कहेगा कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगा या किसी गवर्नमेंट के खिलाफ, मुझे नहीं पता, लेकिन फैसला ये आया हुआ है कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए। लफ्ज ऑपोजिशन है, सिर्फ ऑपोजिशन का एक बंदा नहीं है। इसलिए वो जो पिछले वाले खलील खान थे जिन्होंने धांधली की फाख्ता उड़ाई थी, वो अब मौजूद नहीं रहे। अच्छा, मैं जरा दोबारा समझना एप्रीहेंड करना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं ब्रेक पे जाता हूँ। आपने कहा कि अगर कोई भी वजीर आजम केयर टेकर सेटअप में आया जो कि पीपल्स पार्टी से उसका ताल्लुक हो या नून लीग से उसका ताल्लुक हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा और वो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। जी हो जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी से जो ताल्लुक होगा जिसका, या फॉर दैट मैटर, एक मिनट में एक और इसको थोड़ा सा इसमें ऐड कर लूँ इसको में, या उस शख्स का, उस शख्सियत का जो पीपल्स पार्टी में रह चुका हो या नून लीग में रह चुका हो, वो भी अगर आ जाए तो वो भी चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट। सारे जो पॉलिटिकल एक्टिव पॉलिटिक्स में हो या रहा हो, वो तो चैलेंज होना ही है, इसलिए कि लोग जाएंगे ना अदालत में, वो कहेंगे ये कैसा। आपने एक चीज जो है ना, आपको समझ नहीं आई, वैसे आपने एक बहुत बड़ी चीज इस वक्त क्लियर कर दी है। वो ये क्लियर कर दिया है कि इस वक्त बहुत सी आवाजें उठ रही हैं कि जनाब कोई साहब है ऐसे जो पीपल्स पार्टी में पहले रह चुके हैं और वो केयर टेकर वजीर आजम बन सकते हैं, और कोई साहब ऐसे भी हैं जो नून लीग में रह चुके हैं, वो भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। सो आपने सारी चीजें डिफ्यूज कर दी। एक ब्रेक ले लूं। बाबर रहमान साहब कहते हैं जनाब कि कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल इजाज़त देता है कि जनाब अपोजिशन और हुकूमत जो है मिल के केयर टेकर सेटअप बनाती है, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स जो पीपल्स पार्टी में या नून लीग में रह चुका हो या किसी भी पार्टी में रह चुका हो और अब ना हो, किसी न किसी वजह से अब ना हो, वो अगर वजीर आजम बना तो उस केयर टेकर सेटअप को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ऐसे ही है? एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे थोड़ा सा आगे बता दें, वक्त मुख्तसर है और बातें खैर बहुत लंबी चौड़ी है। ये आपके ख्याल में, आपने एक और बड़ी अहम बात बताई, आपने कहा जी हुदैबिया ख़त्म नहीं हुआ, हुदैबिया खुल गया। अच्छा, आपने एक और चीज़ बता रहे हैं आपके मॉडल टाउन का जो इशू है वो भी बरी नहीं हो सकता, उसमें रिपोर्ट आ चुकी है नजफी की और उस पर अमल दरामद होगा। एग्जैक्टली। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डेडलाइन? ये जो पहले 31 की दी गई, फिर उसके बाद जनाब 7 तारीख की दी गई, 7 जनवरी की दी गई और कादरी साहब ने दी। डू यू थिंक एनीथिंग हैपनिंग ऑन द स्ट्रीट्स आफ्टर 7th? यस, आई थिंक देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अब ज़ाहिर उन्होंने 7 को उन्होंने एक स्टीयरिंग कमेटी बना दिया, वो बैठ के फैसला करती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कोई लीगल क्वेश्चन वो किसी अदालत में जाके रेज करते हैं। जो रिपोर्ट है वो पब्लिक हो गई है। उस रिपोर्ट में 3 लोगों के सीधे सीधे नाम है, एक शहबाज शरीफ का नाम है, एक आउटलॉ मिनिस्टर पंजाब का नाम है और एक तोकीर नामी आदमी का जो इनका बड़ा टूल हुआ करता था पंजाब में। मुल्क के बाहर इस वक्त उन्होंने पार्क करके उसको छुपाया हुआ है, समझते हैं कि वो कनाडा में वो नहीं है। ठीक है, ये 3 लोगों के नाम आ गए। अब जो 3 लोगों के नाम आए ये एफिडेविट्स की बुनियाद पे आए। एफिडेविट्स इनके अपने हैं जिन्होंने खुद दिए हुए। लाहौर के एक रिपोर्टर ने भी खबर निकाली थी कि एफिडेविट शायद गायब हो गए, वो कहीं नहीं जा सकते। एफिडेविट जो आए, जो मिनट्स हैं कोर्ट के और उनके रजिस्ट्रार के और कोई मेरे ख्याल में 8-10 लोगों का अमला था उस कमीशन के साथ, वो सवाल ही पैदा नहीं होता, एफिडेविट कहीं नहीं जा सकता। फिर 3 हवाले वहां पे आए हुए हैं। एक हवाला ये आया हुआ है कि जिस टाइम का बता रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के, मैं उस वक्त मुझे ये वक्त मालूम हुआ कि जी मुझे ये
ये वहां पे हो रहा है। उस वक्त तो वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से गवर्नर है, उसमें हल्फ ले रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा मैंने फौरी एक्शन लिया। वो झूठ बोलते हैं इसलिए कि 1:30 बजे तक तो मुलाकातें करते रहे। कोई चाइनीज इन्वेस्टर थे, कोई कंपनियां होंगी या कोई फॉरेन डेलीगेशन था, उसके साथ मुलाकातें करते रहे। दूसरा आया कि जो सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंस और डायरेक्ट एविडेंस ये आ गई, जो आउटलॉ मिनिस्टर है उसने कहा कि किसी कीमत पे हमने डॉक्टर कादरी को कामयाब नहीं होने देना, जाओ उन्होंने डको। तीसरा आ गया कि उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए जो तोकीर नामी आदमी भागा हुआ है उसने बुनियादी रोल अदा किया है। अब इस सारे को एक तरफ आप रखें, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो एहतजाज के लिए, और दूसरा इसको इस्तेमाल किया जा सकता है कानूनी जुडिशियल ट्रायल की कार्रवाई के लिए भी। किसी जगह भी ये मना नहीं है कि FIR अब नहीं दर्ज हो सकती। मैं आपको एक सिर्फ मिसाल देता हूं, और उस केस में मैं एक जगह जब कमीशन बना जस्टिस नासिर असलम जायद साहब का, कराची में वो बैठा, उनके साथ 2 हाई कोर्ट के जज बैठे हुए थे, तो मैं उसमें शहीद बीवी की तरफ से बतौर वकील पेश हुआ था। 4 FIRs हुई थी मुर्तजा मर्डर केस में। केस रिपोर्टेड है, उसको कहते हैं रिनवा भुट्टो केस। अब भी अगर वारसों में से कोई, जरूरी नहीं है जलसा करके पहले सबका कंसेंसस किया जाए, एक आदमी जिसका मरा हुआ है वो भी जा सकता है। एक आदमी की सजा मौत है। What's going to be the outcome जी? मुझे आउटकम बताएं। अब क्या आपका ख्याल है कि 7 तारीख के बाद सड़कों पे पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी, आप भी शामिल होंगे, PTI वाले भी, और कादरी साहब भी होंगे, एंड यू थिंक यू विल कम ऑन द रोड्स? इज दैट हैपनिंग? देखिए, फैसला स्टीयरिंग कमेटी करेगी। इज दैट हैपनिंग? यस, इट कैन हैपन, बिकॉज़ हमारी हद तक हम बड़े क्लियर हैं। कल वो एहतजाज का ऐलान करें, हम हर जगह, ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू हमारे नुक्ता नज़र से, PTI के नुक्ता नज़र से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे बड़ा, रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री में इशू ये है कि ये बहुत बड़ी ग्रॉस वायलेशन हुई है ह्यूमन राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की। आर्टिकल 9 Are you guys coming on the streets or no? Yes, if Qadri साहब take a decision, we are there. Are you sure about this? Because कादरी साहब आपको पहले भी छोड़ के चले गए थे। नहीं, देखिए, ये इशू ऐसा है कि इसको छोड़ा नहीं जा सकता, किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। वो ठीक है, 14 आदमी मारे गए, गोलियां मारी गई, बिल्कुल। उस पे जितना कंडेम किया जाए, जितना उसको क्रिटिसाइज किया जाए, जितने उस पे जनाब जो भी जिस भी तरीके से वर्स्ट कम वर्स्ट जो लफ्ज़ भी यूज़ किए जाए, तो वो भी कम है उसके लिए। जो कुछ हुआ मॉडल टाउन में, जो उन लोगों के साथ हुआ, जो लोग बेचारे मारे गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट माय क्वेश्चन इज कि आप लोग स्ट्रीट्स पे आएंगे? जी, हम तैयार हैं। जो ही कादरी साहब, इसलिए यस, मैं उसकी वजह बताता हूँ। चूंकि कादरी साहब की पार्टी के लोग थे, मुद्दई वो हैं, केस वो प्रोसिक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, बेचारों की किसी जगह भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई, इसलिए वो इस केस को लीड करते हैं। उनका फैसला सबके लिए काबिल कबूल होगा। और PTI ने पहले भी हम उनके साथ थे, अब फिर हम साथ हैं, और कुछ नए लोग आ रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, आए जो साथ देना चाहें। हम तो पहले भी थे। कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इस चीज़ में। आप कह रहे हैं कादरी साहब पे सारा डिपेंड करता है, वो अगर कहेंगे तो आ जाएंगे, वो कहेंगे तो नहीं आएंगे। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? नहीं, स्टीयरिंग कमेटी है ना, अब तो इट इंक्लूड्स ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, इंक्लूडिंग PTI। ठीक है, जब वो फैसला करेगी, देखिए ना। बट मेन आपने कहा ना, मेन जो मदई तो वही है ना जी, मदई वो खुद है कादरी साहब, तो इसलिए वो मेन फैसला तो उन्हीं का हुआ ना जी। स्टीयरिंग कमेटी या जो भी है वो तो एक, चले आपने उसको एक टैग दे दिया ना। बट डू यू थिंक, एक आखिरी सवाल, डू यू थिंक कि आप बाहर सड़कों पे आ जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब आराम से घर चले जाएंगे? देखिए, जाना पड़ेगा। अगर सारी ऑपोजिशन आ जाती है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, 19 छोटी बड़ी पार्टियां, देखिए कई चीज़ें आपको ऐसी भी पता है जो हम प्रोग्राम में इस वक्त डिस्कस नहीं कर सकते, जो कि वक्त कम है। आपको भी पता है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कुछ ऐसी भी वजूहात है, कुछ ऐसे भी रीजंस है जो अभी वक्त होता तो हम जरूर डिस्कस कर लेते। लेकिन आपके ख्याल में सब पॉलिटिकल पार्टीज आ जाएंगी इस रोडों पे? और अगर आ जाएंगी तो क्या शहबाज शरीफ साहब आराम से घर चले जाएंगे? जिनके पास स्ट्रेंथ है सड़कों पे आने की, वो आए तो क्यों नहीं जाएंगे जी? देखें, दो बातें, स्ट्रेंथ है आपके पास, एक तो PTI के पास स्ट्रेंथ है, कादरी साहब के पास स्ट्रेंथ है, ठीक है जी। ये जो मेन दो एंटिटीज हैं इनके पास स्ट्रेंथ है, आप दोनों आएंगे? नहीं, हम तो वी आर रेडी, हमने कहा हुआ है खुल के, और वी आर प्लेज्ड ऑल द सपोर्ट। मैं एक और बात कह रहा था, एक इखलाकी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब की बनती है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी तरफ उंगली भी उठी तो मैं घर चला जाऊंगा। उंगली तो उठ गई। इस रिपोर्ट को उन्होंने चैलेंज ना करने का फैसला किया है। वो क्यों किया है ये भी कभी पूछिएगा जी, बताएं। और निकलता, और सर्कमस्टांशियल एविडेंस पड़ी हुई है, और